पार्ट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? हमारा रेसिस्टेंस हमारा जो है वो लेंथ जितनी ज़्यादा होगी आपकी, मतलब जो आपने कंटेनर लिया है उसमें जो सॉल्यूशन है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी इलेक्ट्रोड के बीच में, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली आता है। हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है। और इक्वल का साइन लेने के लिए यहाँ पर तो ले रखा है, ठीक है। ये हम एक कांस्टेंट लेते हैं जो हमारा है रो, रेसिस्टिविटी बोलते हैं इसको। इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, पर हम इसमें केमिस्ट्री में, इस बुक में, एनसीईआरटी में इसको रेसिस्टिविटी ही बोलेंगे। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कम यूज़ किया हुआ है। इसके बाद इसका अपोजिट रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस होता है हमारा करंट के फ्लो, जो आयंस होते हैं उनके फ्लो में जो रुकावट होती है, बैरियर होता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसका अपोजिट अगर हम करते हैं, रेसिप्रोकल कर दें 1/r, तो वो हो जाता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को मेजर करते हैं सीमंस, एस से डिनोट करते हैं, या लिख सकते हैं हम जैसे ओम था, ओम का उल्टा महो भी लिख सकते हैं इसको, इसमें भी मेजर कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बताया हमारा इसको फॉर्मूला अपोजिट कर दिया, ठीक है। 1/ρ जो होता है वो हमारा क्या होता है? 1/ρ, यानी रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, पर हम इस बुक में एनसीईआरटी में कंडक्टिविटी ही इसको बोला हुआ है, ठीक है। और इसको मेजर करते हैं हम किस में? साइमन मीटर इनवर्स में, ठीक है। ये यूनिट्स भी हमें याद रखनी है, जैसे कि याद रख लीजिए, कन्वर्ट करने का तरीका दे रखा है। 1 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स को 100 सीमन मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं हम। इसके बाद हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन, हमारा जो मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, मतलब कितनी कंडक्टिविटी हमारी होगी, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। हमारा मटेरियल का नेचर कैसा है, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, और प्रेशर पर, ठीक है। कंडक्टिविटी के हिसाब से, यानी कितना कंडक्टिव है हमारा मटेरियल, वो हमारे मटेरियल 3 तरीके से डिवाइडेड हुए हैं: कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, इंसुलेटर जिनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, सेमीकंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में होती है। कंडक्टर में इन्होंने यहाँ बताया सम नॉन मेटल ऑर्गेनिक पॉलीमर भी इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिव होते हैं, ठीक है, यानी कुछ पॉलीमर भी हमारे और कुछ नॉन मेटल भी हमारे कंडक्टर होते हैं। इसके बाद सुपर कंडक्टर क्या होता है? सुपर कंडक्टर वो होता है जिसकी रेसिस्टिविटी 0 हो या कंडक्टिविटी इन्फिनिटी हो। इसके बाद इन्होंने बताया कि हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस फ्रॉम मेटल के थ्रू, यानी इलेक्ट्रॉन के थ्रू उसमें कंडक्टेंस होता है, वो डिपेंड किस किस चीज़ पर करता है? वो करता है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल का नेचर कैसा है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर आप क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इन्होंने बताया है इलेक्ट्रोलिक और आयनिक कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस की वजह से जो हमारा कंडक्टेंस होता है उसको आयनिक कंडक्टेंस बोलते हैं, और वो हमारा डिपेंड करता है 5 फैक्टर पर। किस किस पर? आपने जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है उसका नेचर कैसा है, ठीक है, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और उसकी विस्कोसिटी पे, 2 चीज़ हो गई। इसके बाद साइज ऑफ आयन एंड देयर सॉल्वेशन, यानी आयंस जो ब्रेक हुए हैं वो उनका साइज कितना है। चौथा, कंसंट्रेशन आपने कितनी ली है, और टेम्परेचर। 5वां है टेम्परेचर जैसे आप इंक्रीज करेंगे कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा। फिर एक नोट इन्होंने यहाँ पे बताया, जैसे जैसे आप डीसी करंट पासिस करेंगे तो कुछ समय बाद प्रोलॉन्ग पीरियड का है कि कंपोजिशन चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज हमने फिजिक्स में पढ़ा है, उसके थ्रू हम कोई भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, पर यहाँ पर आयनिक सॉल्यूशन में हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। आयनिक सॉल्यूशन जो उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, पर उसको व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट कैसे करें, ठीक है। दूसरा ये है कि इसमें अगर हम डीसी करंट पास करते हैं तो उसका कंपोजिशन बदल जाता है। तो इन 2 प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए डीसी करंट की जगह तो एसी करंट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसको कनेक्ट करने के लिए आयनिक सॉल्यूशन को व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट करने के लिए हम कंडक्टिविटी सेल यूज़ करते हैं, जो 2 तरीके की यहाँ पर इन्होंने हमें दिखा रखी हैं, ठीक है।
इसमें क्या है, हमारा 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं प्लेटिनम के, और एक ट्यूब सी ले रखी है जिसमें सॉल्यूशन हमारा फिल्ड है। अब हमें पता है क्या रेजिस्टेंस हमारा होता है, रो एल अपॉन है। ठीक है, यहाँ पर रो को अगर हम इन्वर्स में करते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा कंडक्टिविटी हो जाता है। और एल अपॉन ए जो है हमारा, इसको हम एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, और इसको दिखाते हैं जी स्टार से। ठीक है, अब हमें सेल कांस्टेंट हमें फाइंड करना है, तो सेल कांस्टेंट एल अपॉन ए से फाइंड हो सकता है, पर इसको हम एल अपॉन ए से, यहाँ पे इन्होंने बताया कि एल अपॉन ए लेंथ और एरिया से इसको फाइंड करना कन्वीनियंट यानी सही नहीं है, और रिलेबल भी नहीं है, यानी ये हमारा एक्यूरेट मेजर इससे नहीं हो पाता। ठीक है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि अनरिलेबल या इनकन्वीनियंट क्यों है। इसको हम फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी के थ्रू, यानी ऐसा एक इस पर्पस के लिए हम एक सॉल्यूशन ले लेते हैं KCl का। इसकी हमारी कंडक्टिविटी अलग अलग कंसंट्रेशन पे और अलग अलग टेम्परेचर पे फाइंड की हुई है। ठीक है, यहाँ पे टेबल दे रखी है, तो इसका यूज़ करते हुए हम सेल कांस्टेंट हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और जो हमारे मतलब ये तो एक एग्जांपल दिया है इन्होंने यहाँ पर। ठीक है, यानी सेल कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। अब क्या है, ये हम यहाँ पे इन्होंने व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाया है। व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 हमारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ये हमारे 2 तो हमारे नॉन है, ये तीसरा वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा होता है, ये तीनों हमें पता रहते हैं, चौथा हमें कंडक्टिविटी सेल हमने यहाँ लगा दी, इसका मेजर करना है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आती है, यानी R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3। यहाँ पर देखिए इधर आ जाएगा तो R3 हो जाएगा, हमें R2 फाइंड करना है तो R1 R4 अपॉन R3। ठीक है, इस तरीके से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और ये हमारा अभी हमने पढ़ा है कि सेल कांस्टेंट हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी के बराबर होता है। तो कंडक्टिविटी यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, क्या, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की जो होती है वो डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि उन पे चार्ज अलग होता है, चार्ज और आयंस का जो साइज होता है वो अलग होता है, कंसंट्रेशन वो अलग होती है, ईज विद विच आयन मूव वो अलग होता है, यानी कितनी आसानी से आयन मूव कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि दूसरी एक मोर मीनिंगफुल क्वांटिटी है मोलर कंडक्टिविटी, जिसको लैम्डा एम से दिखाते हैं। ठीक है, वो रिलेट होती है हमारी कंडक्टिविटी से, कैसे, के कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब कंसंट्रेशन को अगर मोलैरिटी में लें, हम कंसंट्रेशन को क्या में लें, मोलैरिटी, तो हम फार्मूला बना सकते। ये 2 फार्मूले जो हैं, ये मेन तो फार्मूला यही है, पर अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट लानी है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो हम क्या करेंगे, के को हम लेंगे साइमन मीटर इनवर्स में। ठीक है, और सी को जो लेंगे कंसंट्रेशन को, वो लेंगे हम मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर। ठीक, अब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, वो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। दूसरा, अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में लाना है तो के हमने साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में ले लिया और मोलैरिटी लिया, तो अब क्या करेंगे हम, हमारा क्या होता है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ये ऊपर आ गया। तो ये हमारे 2 फॉर्मूले बन जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में ऊपर आएगा 1000, और मीटर में अगर मीटर स्क्वायर में लेना है तो नीचे आएगा आपका, यानी अगर साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लेना है तो नीचे आएगा आपका। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन देख सकते हैं हम, इजी है। रेजिस्टेंस इन्होंने कहा है कि इस कंसंट्रेशन पे 100 है, और जब कंसंट्रेशन ये होगी तो 520 है। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी हमसे पूछ रहा है इस कंसंट्रेशन पे, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें सेल कांस्टेंट निकालते हैं। जिसे निकालने का तरीका क्या है, कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। तो कंडक्टिविटी हमें कितनी दे रखी है, उसने कंडक्टिविटी 0.1 पे दे रखी है, इतनी कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस, इतनी कंसंट्रेशन पे रेजिस्टेंस हमारा 100 था। सबसे पहले सेल कांस्टेंट आ गया। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालनी है सेल कांस्टेंट। अब हमारा फिक्स रहेगा, कंसंट्रेशन हमारी कम या ज़्यादा होती रहे, सेल कांस्टेंट हमारा सेम रहेगा। तो हमने क्या करा, कंडक्टिविटी निकाली हमने 0.02 कंसंट्रेशन पे,
तो हमने क्या करा, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट हमने अभी निकाल लिया था, कितना आया था 129 मीटर इनवर्स अपॉन 520, ये हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो वो होता है हमारा कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी हमने अभी फाइंड कर ली है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमने रखी है 0.02। अब इसको हम क्या करेंगे, मीटर क्यूब में अगर कन्वर्ट करना है हमें मोल पर मीटर क्यूब में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये हमारी आ गई 20, ये वैल्यू पुट करी, ये हमारा 24, इसको हमने क्या कर लिया, मतलब पॉइंट हटा के इस फॉर्म में लिख लिया इसको, ये और ये एक ही चीज़ है, तो हमारी ये वैल्यू निकल के आ गई। दूसरा इन्होंने अल्टरनेटिव भी बता रखा है। अल्टरनेटिव क्या है हमारा, अल्टरनेटिव में हमारा कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी हमारी होगी क्या, सेल कांस्टेंट अपॉन, ये तो हम निकालेंगे ही। दूसरा इन्होंने फॉर्मूला लगा दिया फिर, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, क्या है, मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है आपकी, के नीचे होती है हमारी कंसंट, नीचे के अपॉन, नीचे मोलैरिटी होती है हमारी, है ना। तो मोलैरिटी इन्होंने हमारी दे रखी है, कंसंट्रेशन जो दे रखी है, नीचे कंसंट्रेशन रखते हैं ना, और 1000 की ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए सेंटीमीटर में, हमारा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में हमारा आंसर आ जाएगा। ये करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से इसका आंसर, यहाँ पे हमारा सवाल, ये क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट यहाँ पर हो गया था। इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम दे रखा है, हमारा रेजिस्टेंस दे रखा है, ये हमारी कंसंट्रेशन है, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है इतना, ठीक है। डाया दे रखा है, लेंथ दे रखी है। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी निकलवा रहा है हमसे। तो सबसे पहले हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है, हमें उसने क्या रेजिस्टेंस दे रखा है, तो हमें निकालनी है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रो होती है, तो यहाँ से हमारी रो का फॉर्मूला बन गया आर ए अपॉन एल। वैल्यू पुट कर दी हमने, भाई एरिया निकाला था पाई आर स्क्वायर करके हमने निकाल लिया। लेंथ हमने ये दे रखी थी 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिए, वैल्यू पुट करी, यहाँ से हमारी रेजिस्टिविटी आ गई। कंडक्टिविटी अपॉन 1 अपॉन इसका इन्वर्स होती है, मतलब कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का, तो ये निकाल दिया हमने। फिर मोलर कंडक्टिविटी हमारा क्या फॉर्मूला था, के सी 1000। अगर हम यूनिट लेनी हो क्या, अगर हमारी यूनिट कौन सी आनी हो, ये फॉर्मूला हम कब रखते हैं, जब हमें यूनिट लानी हो, ये वाली है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो ये फॉर्मूला रखते हैं। ये हमने निकाल के सॉल्व कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी जो है हमारी डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बोथ फॉर वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारा हो, वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, कंडक्टिविटी हमारी हमेशा डिक्रीज होगी कंसंट्रेशन जब आप डिक्रीज करेंगे। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जब आप घटाएंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो आपका करंट कैरी कर रहे हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो डिक्रीज हो रहे हैं तो आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। कंसंट्रेशन आपने कम करी, आयंस कम हुए तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है, मोलर कंडक्टिविटी होती है हमारी इज द कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम वी कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी वो कंडक्टेंस उस वॉल्यूम का जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रखता हो। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो हो रहा क्या है हमारा, उतनी वॉल्यूम मोलर कंडक्टिविटी में उतनी वॉल्यूम होनी चाहिए जितनी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रखे। तो अब आपने क्या किया, जैसे जैसे आपने मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है कंसंट्रेशन घटाने पर। ऐसा क्यों है, आप कंसंट्रेशन घटा रहे हैं, कैसे घटा रहे हैं, कंसंट्रेशन कैसे घटा रहे हैं आप, डाइल्यूशन करके, यानी उसमें वाटर ज़्यादा मिला रहे हैं, ठीक है। तो आप जब उसमें वाटर मिलाएंगे तो उसकी क्या होगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, पर मोलर कंडक्टिविटी तो 1 मोल ही होना चाहिए, तो 1 वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, ठीक है। 1 मोल जितनी भी वॉल्यूम में आए वही हमारा मोलर कंडक्टिविटी होगा। तो हमारी जब वॉल्यूम बढ़ गई तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, मतलब डिक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज के साथ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब इसमें मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये है,
मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ पर ये बात बहुत कंफ्यूजिंग है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट डिक्रीज इन के ऑन डाइल्यूशन इज मोर। ये कह रहा है के में जो डिक्रीज हो रहा है डाइल्यूशन पर, कंसंट्रेशन कम करने पर, ठीक है, वो ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम। और अगर ज़्यादा डिक्रीज इसमें ज़्यादा हो रहा है इसके इंक्रीज़ होने के मुकाबले में, तो मोलर कंडक्टिविटी हमारी डिक्रीज़ होनी चाहिए। जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो ये चीज़ हमारी कम होनी चाहिए। और हमने यहाँ पढ़ा है कि कंसंट्रेशन कम करने पर यानी डाइल्यूशन पर क्या हो रहा है, हमारी ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है। पर ये यहाँ पर ये कह रहा है कि वॉल्यूम हमारी जो है वो कम इंक्रीज़ हो रही है, ये ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये चीज़ आप कंफ्यूज ना हो, आप सिर्फ ये याद रखें कि हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होने वो हमारी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होने पर वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है, ठीक है, और वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी तो ये बढ़ेगा। अब ये जो बात इन्होंने यहाँ पर बताई है, ये बात वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए समझ सकते हैं आप। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, कंडक्टिविटी जो है हमारी वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है, डिक्रीज इन के ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। वैसे तो ये हमारी डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी डिक्रीज ही होती है, ठीक, पर उसमें क्या होता है, उसमें हमारी इज मोर देन कंपनसेटेड बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम। उसमें हमारी वॉल्यूम के साथ साथ जब हम वॉल्यूम हमारी बढ़ती है ना, तो उसमें क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में उसमें कंडक्टिविटी इंक्रीज भी होती है, पर वहाँ पर डिक्रीज ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम हमारा थोड़ी सी कंडक्टिविटी बढ़ाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज होने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी बढ़ेगी, पर इतनी नहीं बढ़ेगी, उसमें ज़्यादा हमारी घटेगी ही, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस समझ सकते हैं यहाँ पर आप इसको, है ना। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर क्या है, हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है जब कंसंट्रेशन हमारी ज़ीरो हो जाए या ज़ीरो को अप्रोच करे, तो जो हमारी कंडक्टिविटी होगी उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे, और लैम्डा एम नॉट से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ दो इलेक्ट्रोलाइट के लिए दे रखा है। ये वाली लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन जो आ रही है, ये स्ट्रेट, ये थोड़ी जो हमारी मतलब स्लैंट है, स्ट्रेट है, ये हमारी जो लाइन है, ठीक है। एक ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, और ये जो कर्व लाइन है हमारी, ठीक, ये हमारी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब ये दिखा क्या रहा है, देखिए यहाँ पर देखें आप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी आ रही है वो आ रही है इस तरीके से। ये हमारी किस प्रकार है, ये इस तरीके से -mx + c, मैथ्स में हम पढ़ते हैं y = इस फॉर्म की आ रही है, y = mx + c। तो ये हमें क्या दिखाता है, ये स्लोप है, यानी यहाँ पर स्लोप क्या हो गया हमारा a, ठीक है, और x कंसंट्रेशन, यानी जैसे जैसे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो हमारी क्या, हमारी मोलर कंडक्टिविटी घट रही है, या ऐसा कहें जैसे जैसे हमारी कंसंट्रेशन घट रही है तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। यही तो हमने यहाँ पढ़ा था, जैसे जैसे हमारी कंसंट्रेशन घटती है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ पर जब इंटरसेप्ट करेगा, ये सी जो होता है इंटरसेप्ट होता है, तो ज़ीरो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और ये लाइन जब इसको कट करेगी हमें पता लग जाएगा कि हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी है। पर ये तो हो गया इसका केस। और इसमें एक बात और ये ध्यान रखें कि वैल्यू ऑफ ए, यानी ये एंगल कितना बनेगा, ज़्यादा मतलब स्लोप ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, ये डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। चार्ज जो है हमारा, जैसे NaCl में 1 होगा, Na + Cl-, तो 1 CaCl2 में Ca2+ आता है और Cl- होता है, तो 2 1, ठीक है, और MgSO4 2 2 इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद कोलराश लो, इसमें क्या है, इसमें इन्होंने क्या किया, दो मेटल लिए जैसे Na और K, इन्होंने कुछ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में एक पैटर्न फाइंड किया, यानी सिमिलर पैटर्न, या कह लीजिए रेगुलरिटी फाइंड की। इन्होंने दो मेटल लिए, उसमें एनायन सेम है, X जो है ये,
इनका डिफरेंस फाइंड किया, इनका डिफरेंस सबके लिए सेम आया। जैसे 2 मेटल की और एन ने लिया था, इनका डिफरेंस फाइंड किया इन्होंने। यहाँ पर हमारा एनायन क्या है, Cl सेम है, यहाँ पे Br सेम है, यहाँ पर I सेम है और मेटल वही है। तो डिफरेंस जो आया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में वो लगभग सिमिलर आया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी तरीके से इसको कर सकते हैं। अब क्या करा इन्होंने कि हमारा आपके कैटायन सेम कर दिया, जैसे सोडियम, और मेटल नॉन मेटल जो है एनायन वो अलग अलग ले ली, जैसे Br और Cl, Br और Cl। ठीक है, इसी तरीके से ये ले लिया, Br और Cl ले लिया। और अब के हमारा क्या कर दिया इन्होंने, मेटल जो है वो सेम कैटायन फिक्स कर दिया, यहाँ पे एनायन फिक्स करा था, अब के कैटायन फिक्स कर दिया। तो डिफरेंस अब भी सेम आया। तो इन्होंने एक लॉ निकाला जिसको हम कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन से जानते हैं। वो क्या है, वो कहता है जैसे NaCl की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगी ना, वो उसके कैटायन और एनायन के सम के बराबर आएगी। या ऐसे कह लीजिए जितने नंबर ऑफ ये V+ जो है नंबर्स है, नंबर ऑफ कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी जो है प्लस नंबर ऑफ एनायन की जो मोलर कंडक्टिविटी है, वो टोटल हमारे कंपाउंड की मोलर कंडक्टिविटी आएगी। ठीक है, ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। द लॉ स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एट द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इन्होंने हमें दे रखा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये सब जो बात दे रखी है ये आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं। इस ग्राफ में कह रहा है जैसे जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन घटती है तो बहुत तेजी के साथ स्टिफली हमारी क्या होती है, हमारी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए 2 केसेस हो रहे हैं। एक तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन घट रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हमें पता है वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। एक तो केस ये हो रहा है। दूसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का भी केस आ रहा है इसमें। जैसे जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन कर रहे हैं उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा आ रहा है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आने की वजह से हमारा मोलर कंडक्टिविटी और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए हम इसको डायरेक्ट इसमें इंटरसेप्ट तो हो नहीं रहा है आके, तो इसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम इन्होंने कहा है कि इस ग्राफ से नहीं पता लगा सकते, बल्कि कैसा पता लगाएंगे, कोलराश लॉ ऑफ आयंस जो है हमारा है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, इससे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो है मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता लगाएंगे। और एक बात इन्होंने यहाँ पे और देख लीजिए, अब कह रहा है यहाँ पर एट कंसंट्रेशन C इफ अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आएगी वो आएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डाटा है कि ये लगभग बराबर आती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये याद करना है बस, डायरेक्ट ऐसे क्यों है कैसे है वो आपको नहीं यहाँ पर करना। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के रेशो के बराबर आती है। और यहाँ पर हम समझ सकते हैं क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए Ka जो है वो हमारा कैसे निकल सकता है, C⁴ 1 - अल्फा। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, अल्फा जो अभी निकाला है, तो ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। मेनली आपको ये यहाँ से C⁴ 1 - अल्फा और अल्फा की वैल्यू ये याद रखनी है। यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ कोलराश लॉ वही है हमारा के क्या अभी हमने पढ़ा है कि हम किसी भी कंपाउंड की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो निकाल सकते हैं उसके इंडिविजुअल आयंस से। ठीक है, इसके बाद ये इजी से 3 क्वेश्चंस दिए हैं। अल्फा क्या है हमारा, अल्फा है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट K है, तो C⁴ 1 - अल्फा, ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। C की अल्फा निकाला है तो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल के आ गया। थैंक यू।